आज हमारा नेक्स्ट व्याख्यान है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी हैं। स्थिर विद्युतिकी के एक बहुत बड़े पोर्शन का स्टडी हमने कर लिया है। अब हमको स्थिर विद्युतिकी के लिए गाउस के नियम का अध्ययन करना है। गाउस की थ्योरम क्या है उसको पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते हैं। पहली चीज है क्षेत्रफल वेक्टर। इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। अभी तक हमने एरिया को स्केलर क्वांटिटी पढ़ा था, ऐसे लिखते, परंतु अब हम इस एरिया को वेक्टर कह रहे हैं, एरिया वेक्टर कह रहे हैं, क्षेत्रफल वेक्टर कह रहे हैं। इस एरिया वेक्टर का मतलब हुआ किसी तल का क्षेत्रफल वेक्टर उस तल के क्षेत्रफल के ही बराबर होगा, परंतु उस तल के उसकी दिशा कैसी होगी? अभिलंबवत होगी। किसी तल का क्षेत्रफल वेक्टर उस तल के अभिलंबवत होता है भाई, परंतु उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? उस तल के क्षेत्रफल की। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए इज इक्वल टू वेक्टर, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, ए के ऊपर एरो लगा दोगे, ए इज इक्वल टू इसका परिमाण अलग लिख दोगे, इसकी दिशा अलग कर दोगे, ए इंटू एन कैप। यदि डी ए से दिखाओगे क्षेत्रफल वेक्टर को तो डी ए इज इक्वल टू इसका मॉड अलग कर दीजिए, दिशा अलग कर दीजिए, डी ए इंटू एन कैप। ऐसे सरफेस एरिया को आप पृष्ठीय क्षेत्रफल को एस से भी दिखाते हैं तो उसको एरिया वेक्टर हो गया, एस के ऊपर एरो लगा दिया, उसका परिमाण अलग कर दीजिए, दिशा अलग कर दीजिए, एस और इंटू यूनिट वेक्टर। या डीएस से भी डिनोट करेंगे बुक्स में, डीएस इज इक्वल टू डीएस इंटू यूनिट वेक्टर। इसका मतलब किसी तल का क्षेत्रफल वेक्टर का अर्थ सिंपल सा ये हो गया कि उसका आंकिक मान तो उस तल के क्षेत्रफल के ही बराबर होगा, परंतु उसकी दिशा उस तल के अभिलंबवत होगी। समझिएगा, सपोज मेरे पास ये सरफेस है, इस पे एक बिंदु ले लेते हैं, यहां पर इसका एरिया वेक्टर इसके अभिलंबवत ऊपर की ओर। यदि मैं इधर कोई पॉइंट लूं तो उधर की ओर, इधर कोई पॉइंट लूं तो इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जाम्पल हथेली ले लेता हूं। हथेली का एरिया है भाई, ये इतना एरिया लिया मैंने, इतने का क्षेत्रफल जो भी है, डीए डीएस जो भी हमने लिया, परंतु उसकी दिशा कैसे हुई? अभिलंबवत ऊपर की ओर। यदि मैं इसको ऐसे रोटेट करा दूं तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा कैसे होगी? इस तल के अभिलंबवत बाहर को, परपेंडिकुलर होती है। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा तल के अभिलंबवत होती है। ये इससे पहले हम 10 चीजें पढ़ चुके हैं, ये हमारी 11वीं चीज। 12वीं चीज आई है, इसको एबीसी करके लिखा हुआ है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ कोई छड़ है, कोई तार है जिसकी लंबाई एल है, ये छड़ ली है, इसकी लंबाई एल है, इसको हमने आवेश कितना दे दिया? क्यू। तो इसका इस तार के या इस छड़ के आवेश का रेखीय घनत्व का मतलब हुआ किसी तार या छड़ की एकांक लंबाई में जो आवेश निहित होगा, एकांक लंबाई में निहित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कह देंगे। आवेश का रेखीय घनत्व बराबर आवेश बट्टा लंबाई, Q अपॉन L। इसको लीनियर चार्ज है, और यूनिट हो गया कूलाम पर मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम पर मीटर। ये क्या होगी भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी, अदिश राशि है, चाहिए हमको आगे। अगला तीसरी चीज सी, जिसको मैंने लिखा आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का किसी पृष्ठ को जिसका क्षेत्रफल ए है,
उसको आवेश दे दिया या तो प्लस क्यू या माइनस क्यू। आवेश धन ऋण में कुछ भी दे सकते हैं भाई। धन होगा तो आवेश का रेखीय घनत्व पृष्ठीय घनत्व धन होगा, यदि आवेश ऋण होगा तो आवेश का रेखीय घनत्व पृष्ठीय घनत्व क्या होगा, ऋण होगा। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को उस पृष्ठ के आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। द चार्ज कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट सरफेस, द चार्ज कंटेन्ड इन यूनिट सरफेस इट्स चार्ज डेंसिटी। इसको दिखाएंगे किससे, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। आवेश का पृष्ठीय घनत्व हो गया हमारे पास आवेश बट्टा क्षेत्रफल। इसका यूनिट हो गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलाम और एरिया का मात्रक मीटर वर्ग, कूलाम पर मीटर। ये 13वीं चीज पढ़ दी भाई और आगे बढ़ी। ये दो चीजें चाहिए हमको, कौन कौन, आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का रेखीय घनत्व। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बार बार यूज होंगी। आवेश का आयतन घनत्व, किसी वस्तु को हम जिसका आयतन है, वॉल्यूम है वी, कैपिटल वी, उसको क्या दें, चार्ज दें क्यू, या तो प्लस दें या माइनस दें, तो उस वस्तु के एकांक आयतन में कितना आवेश आया, उसी को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को उसके आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसको रो से डिनोट करोगे, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। ये 14वीं चीज होगी। और आगे बढ़ते हैं। एक और चीज हमको चाहिए, घन कोण। घन कोण का मतलब हुआ किसी गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र में अंतरित होने वाले केंद्र कोण को घन कोण कह देंगे। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मान लें मेरे पास एक छतरी है, छाता को मैंने खोल दिया, ऑन कर दिया, तो छाता खुलेगी तो अर्ध गोलीय शेप में आ जाएगी, आधा गोले के फॉर्म पे मिल जाएगी। हाफ हेमीस्फीयर हुआ, हेमीस्फीयर हो गया, स्फीयर, हेमीस्फीयर। अब देखिए उस गोले के जो आधे क्षेत्रफल के द्वारा, जहां पर मैंने हैंडल पकड़ रखा है, वहां पर उसने कितना कोण अंतरित किया पूरे क्षेत्रफल के द्वारा, वही हुआ घन कोण। इसका मतलब किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा, परंतु उस पृष्ठीय क्षेत्रफल को किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, किसी स्फेरिकल शेप का लेंगे। किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित होने वाला कोण हुआ घन कोण। सपोज ये स्फीयर है भाई, स्फीयर। इस स्फीयर का मैंने एक छोटा सा एरिया लिया DA, और स्फीयर का ये है रेडियस, ये देखिए ये रेडियस है। सरकमफ्रेंस पे हमने छोटा सा एक क्या लिया, उसका एरिया लिया, छोटा सा एरिया लिया DA। अब इसने गोले के केंद्र पर सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा, DA क्षेत्रफल के द्वारा कितना कोण फॉर्म हुआ, सॉलिड एंगल डी ओमेगा। डी ओमेगा, इसी को घन कोण कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, किसी गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, आता कैसे है ये, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल DA इज प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, उसके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। DA इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ओमेगा आर स्क्वायर, मैं इसको डी ओमेगा कर दे रहा हूं, डी ओमेगा आर स्क्वायर।
जहां ये डी ओमेगा क्या हुआ, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आई, इसी को क्या कह देते हैं, घन कोण सॉलिड एंगल। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, या इसको आप ओमेगा इज इक्वल टू क्या कह दोगे, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा भी कर। अब डी ए कितना हुआ, स्फीयर का टोटल एरिया कितना हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो 4 पाई स्टेरेडियन, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। ये भी चाहिए, चलिए डी ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैं 15वीं चीज कह दूं, ये भी आपको चाहिए। और आगे बढ़िए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज चाहिए हमको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि गाउस की स्थिर विद्युतिकी के लिए गाउस का नियम पढ़ना है, तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। विद्युत फ्लक्स का अर्थ होता है किसी तल को हम विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे या असमान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, तो उस तल से क्या पास होने शुरू हो जाएंगी, कौन गुजरना शुरू कर देंगी, विद्युत बल रेखाएं। तो सिंपल सा ये अर्थ है, किसी तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं जो होंगी, जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी, वही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे दिखाएंगे भाई, फाई लिखेंगे, फाई ऐसे, उस पर ई लगा देंगे, या कैपिटल भी लगा सकते हो, स्मॉल भी लगा सकते हो, ये फाई अदिश राशि है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, माना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने एक सरफेस रखा, इस सरफेस से मतलब तल रखा, इस तल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स हुआ, फाई बराबर कितना, इसको लिखेंगे ई डॉट ए, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट ए मीन्स एरिया वेक्टर, ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। चूंकि आपने दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब ये जो एरिया है, पूरी एरिया को हम ए से दिखा देंगे, और छोटी एरिया को हम किससे दिखाएंगे, डी ए, किसी एक बिंदु के एरिया को किससे दिखाएंगे, डी ए से या डी एस से। तो सूक्ष्म एरिया लेंगे तो तब हम क्या लिख देंगे, इसको ऐसे भी, माना सूक्ष्म एरिया डीएस है, इस तल पर एक सूक्ष्म एरिया डीएस है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तब इस सूक्ष्म एरिया से, सूक्ष्म एरिया सपोज इसको मैं डीएस कह दूं, तो इससे गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो फाई डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। यदि इसको डीएस ने दिखा करके डीए दिखाओगे तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। और इसका मतलब हो गया विद्युत फ्लक्स, किसी तल से बद्ध विद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई, जर्नल फॉर्मूला में लिख रहा हूं, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, या डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, मतलब ई डी ए कॉस थीटा, या फाई इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, माना ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। चाहे आप ऐसे कहिए, ये चाहे आप ऐसे कहिए, चाहे आप ऐसे कहिए, क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर 15 दिया था शायद, इसको नहीं 16 दे दिया। यहां पर थीटा देखना, थीटा जो है
विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण है। इसको समझने के लिए बहुत ही ध्यान देना, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम जो भी उसके एप्लीकेशंस होंगी उसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सपोज ये सरफेस है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पड़ी हैं, मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज यहां पर, और मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैं एक सरफेस रख दूं, मैंने हथेली रख दी, मेरी हथेली का एरिया ये है, देखिए देखिए ये मेरी हथेली का एरिया है, टोटल एरिया। मैं इस हथेली पे एक स्मॉल एरिया लेता हूं डीएस या डीए, इतने का इस बिंदु का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई ऐसे। इस बिंदु के एरिया वेक्टर कहां को हुआ, हथेली के अभिलंबवत बाहर को, बाहर को। और विद्युत क्षेत्र कहां को हुआ, इधर ही को, राइट हैंड साइड की ओर। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना कोण बन रहा है, शून्य, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। तब फाई डी फाई इज इक्वल टू, या फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा कितना हो गया, 0, कॉस 0 क्या होता है 1। तो फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। किसी तल से, यदि कोई तल विद्युत क्षेत्र के कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब परपेंडिकुलर होगा, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हूं। थीटा इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू ई ए, ई डी एस, ई डी ए मैक्सिमम। अब परपेंडिकुलर का मतलब तो 90 होता है, परंतु यहां हमने क्या रखा है, 0। इस परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हुए, तभी थीटा इज इक्वल टू 0 रखा। दूसरा देखना, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। मैंने कैसे रख दिया भाई, इस सरफेस को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के पैरेलल रख दिया, पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को और एरिया वेक्टर अपवर्ड। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना कोण, 90। ये देखिए, यदि कोई तल विद्युत क्षेत्र के समांतर, पैरेलल पड़ा था, ये देखिए पैरेलल, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। उसी सूत्र से cos 90 0 होता है। थर्ड कंडीशन आइए, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब हुआ, पहले तो ऐसे रखा था, फिर पैरेलल कर दिया था, अब इसको मैं ऐसे कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को और एरिया वेक्टर अपोजिट, देन द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180। तब ई डी एस या ई एस कॉस 180 होता है -1, तो माइनस, इसका मतलब विद्युत फ्लक्स धन भी होता है ऋण भी होता है। और कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि। यदि ध्यान रखिएगा, थीटा 0 का अर्थ हुआ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हूं अधिकतम। यदि नंबर 2 क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हूं, थीटा इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा एक दूसरे की परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल बने, तब फाई इज इक्वल टू 0। यदि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव। इसका मतलब मैं नोट भी लगा दिया हूं यहां पर, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है,
अदिश राशि का मतलब यह धन भी होगा ऋण भी होगा। धन कब होगा? यदि विद्युत बल रेखाएं किसी तल से बाहर की ओर जाएंगी। अभी गॉसियन सरफेस पढ़ेंगे, गॉसियन पृष्ठ पढ़ेंगे। यदि विद्युत बल रेखाएं किसी तल से बाहर की ओर निकलेंगी तो उस तल से बद्ध विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। यदि विद्युत बल रेखाएं तल के अंदर की ओर इन करेंगे, आएंगी, तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव होएगा। तल से बाहर की ओर जाएंगी पॉजिटिव, तल से अंदर की ओर जाएंगी तो नेगेटिव। इसका मात्रक भी लिख देते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ई ए पड़ा हुआ है। किसी तल से बद्ध विद्युत बल रेखाओं की मैक्सिमम नंबर है भाई, मैक्सिमम संख्या है, तो ई इंटू ए। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र का मात्रक गुणा क्षेत्रफल का मात्रक। विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो पड़ा है, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम E का मात्रक हो गया। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग, तो बीमा क्या होगी? न्यूटन का मतलब एम एल टी माइनस टू इंटू मीटर वर्ग एल टू अपॉन कूलम का मतलब एटी। सबको इकट्ठा कर दो, एम की पावर 1, एल की पावर 1, 2 1 3, टी की पावर -2 और ये -1 यहां से भी आएगी -3, ए की पावर 1 ऊपर आएगी -1। ये इसकी डायमेंशन होगी और स्केलर क्वांटिटी होगी। गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले हमने कितनी चीजों का स्टडी कर दिया? फिर से सुनिएगा, ये सुनिएगा। क्षेत्रफल वेक्टर चाहिए भाई हमको, एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू यूनिट वेक्टर, चाहे ए लिखो, चाहे डी ए लिखो, चाहे एस लिखो, चाहे डी एस लिखो। एरिया वेक्टर किसी तल का एरिया वेक्टर का मतलब उसका परिमाण तो उस तल के क्षेत्रफल के ही बराबर होगा, परंतु उसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस तल के अभिलंबवत होगी। क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। दूसरा हमने पढ़ा आवेश का रेखीय घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर निहित आवेश की मात्रा। किसमें निहित मात्रा? किसी तार या छड़ को लेंगे तो आवेश का रेखीय घनत्व बराबर आवेश बट्टा उस छड़ की, उस तार की लंबाई, Q अपॉन L। मात्रक हो गया कूलम पर मीटर चाहिए हमको। ये 12वीं चीज थी। और अगला 13वीं चीज आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मतलब हुआ किसी तल के एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, द चार्ज कंटेन्ड बाय द सरफेस इन यूनिट एरिया। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व आवेश बट्टा क्षेत्रफल Q अपॉन A, कूलम पर मीटर स्क्वायर, सब स्केलर क्वांटिटी। आवेश का सिमिलरली आयतन घनत्व, देखो रेखीय घनत्व और क्षेत्रीय घनत्व ये दो हमको चाहिए तुरंत, और आगे भी यूज होगा। आवेश का आयतन घनत्व ठीक ऐसे ही, कोई वस्तु है उसके एकांक आयतन में कितना आवेश आ सकता है। द चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करें। रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये 14वीं चीज। ये सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 13वीं चीज। ये लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, 12वीं चीज। और ये क्षेत्रफल वेक्टर DA इज इक्वल टू DA यूनिट वेक्टर, या DS ऐसे, या S या A, 11वीं चीज। 11 12 13 14। उसके बाद घन कोण आया। घन कोण का मतलब किसी स्पेरिकल सरफेस के द्वारा उस गोलीय पृष्ठ के केंद्र में जो टोटल एंगल फॉर्म होगा उसको घन कोण कहते हैं।
घन कोण मैक्सिमम 4 पाई। उसके बाद हम आए नेक्स्ट विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है यदि किसी तल को विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, मैंने लिखा है एक लाइन का, तो उस तल से गुजरने वाली अधिकतम बल रेखाओं की संख्या को कह देंगे विद्युत फ्लक्स। इसको फाई से डिनोट करेंगे, कैपिटल या स्मॉल कुछ भी, या डी फाई, सूक्ष्म होगा तो डी फाई। फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई ए कॉस थीटा, ये 15वीं चीज। यदि एरिया को हम ds लेंगे तो तब डी फाई ई डॉट ds लिखोगे। यदि एरिया को हम dA से डिनोट करेंगे तब डी फाई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA, ऐसा भी लिख दोगे, एक ही चीज है। और आगे बढ़िए। अब ये विद्युत फ्लक्स, ये 16वीं चीज, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कॉस थीटा, या डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds ई ds कॉस थीटा, या डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट dA ई dA कॉस थीटा। ये सब एक ही चीज है भाई, कोई कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो जर्नल फार्मूला 15वां, डी फाई इज इक्वल टू या फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या ई ए कॉस थीटा। यहां पर थीटा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण है, और यह विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। समझिए, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। यदि कोई तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, लंबवत का मतलब क्षेत्रफल वेक्टर, उस तल के क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी, थीटा बराबर 0, तब अधिकतम फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए या ई एस या ई डी एस, अधिकतम बल रेखाएं गुजरेंगी। यदि कोई तल विद्युत क्षेत्र के समांतर कर देंगे, समांतर का मतलब क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच 90 अंश का कोण बनेगा, समझा दिया है पीछे, तब फ्लक्स 0। यदि हम किसी तल को विद्युत क्षेत्र के लंबवत तो रखें, लंबवत रखा था वो, लंबवत से क्या कर दें, 180 अंश घुमा दें, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाए, तब ई डी एस या ई एस कॉस थीटा, कॉस 180 अंश, तब निगेटिव। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स क्या हो गया भाई, ये मिनिमम। विद्युत फ्लक्स धन में भी हो सकता है, ऋण में भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। मतलब अर्थ सिंपल सा हो गया विद्युत फ्लक्स का मतलब किसी तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है। अब विद्युत फ्लक्स ध्यान रखना अदिश राशि है। यदि किसी तल के अंदर की ओर बल रेखाएं प्रवेश करेंगी तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, यदि किसी तल से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल दें, फाई इज इक्वल टू ई ए से या ई डी ए से या ई डी एस से। ये फाई इज इक्वल, फाई का मात्रक हो गया, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र ई बराबर एफ अपॉन क्यू 0 पड़ा है न्यूटन पर कूलम, और ए मीटर वर्ग, न्यूटन मीटर वर्ग पर कूलम। इसकी बीमा लिख दीजिए, न्यूटन का मतलब एम एल टी माइनस 2 इंटू L2 अपॉन ई टी, सब एक साथ लिख दीजिए। और आगे चलते हैं। विद्युत फ्लक्स का अर्थ सिंपल सा अर्थ हो गया कि किसी तल से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। कहां को गुजर रही है, बाहर की ओर या अंदर की ओर, वो है विद्युत फ्लक्स भाई। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर किससे डिनोट करेंगे, फाई से। ये अदिश राशि होगी। अब हम गाउस के प्रमेय पे आते हैं, गाउस थ्योरम या गॉस का नियम भी कहते हैं इसको। गाउस का नियम भी ऐसा भी लिखा होगा बुक्स में,
देखिए क्या है गाउस का। देखिए गाउस के नियम को पढ़ रहे हैं तो हम एक चार्ज लेते हैं। चार्ज है हमारे पास, या तो प्लस है या क्या है हमारे पास, माइनस। माइनस गाउस का नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको समझना है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है यदि किसी आवेश को बंद कर दे, अंदर से किसी पृष्ठ के अंदर छिपा दे, तब गॉसियन पृष्ठ बनता है। समझिएगा, ये धन आवेश है या ये ऋण आवेश है, इस आवेश को मैं एक बक्से के अंदर डाल दूं और बक्से में ताला लगा दूं, या इस आवेश को मैं माचिस की डिब्बी के अंदर डाल दूं, बंद कर दूं, या इस आवेश को मैं किस पे डाल दूं, बोतल के अंदर डालूं और ढक्कन लगा दूं, बंद हो गया वो, या इस आवेश को मैं एक सिलेंडर के अंदर डालूं और बंद कर दूं, या इस आवेश को मैं एक गोले के अंदर डालूं और उस गोले को बिल्कुल पैक कर दूं। ये सब क्या है भाई, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ का अर्थ हुआ धन या ऋण आवेश को जिस पृष्ठ के अंदर बंद कर देते हैं वो गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। और गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, गोले के अंदर पैक कर देंगे तो गोली गॉसियन पृष्ठ, घन के आकार के पृष्ठ के अंदर बंद करेंगे तो घनाकार। जैसे मैंने बक्सा या माचिस की डिब्बी बोली, तब गॉसियन पृष्ठ कैसा हुआ, वो क्यूबाइड या क्यूब के आकार का हुआ। यदि आवेश को किसी सिलेंडर के अंदर बंद कर दें तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का सिंपल सा अर्थ हो गया किसी आवेश को जिस पृष्ठ से के अंदर डाल देते हैं वो पृष्ठ हो गया गॉसियन पृष्ठ, जिसको क्लोज्ड कर दिया, क्यूब से या ऐसे स्फीयर के अंदर डाल दिया, गॉसियन सरफेस हो गया। अब आइएगा क्या, विद्युत स्थिर विद्युतिकी के लिए, मतलब विद्युत फ्लक्स के लिए, स्थिर विद्युतिकी के लिए गाउस का नियम, गाउस का नियम किसके लिए, स्थिर विद्युतिकी के लिए। या इसको ऐसे भी लिखा होगा कुछ बुकों में, गॉस का नियम ऐसा भी लिखा होगा, एक ही बात है। एनसीईआरटी बुक्स में गाउस लिखा होगा, गाउस गॉस, पुरानी बुकों में गॉस। गॉस लॉ फॉर किसके लिए भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतिकी के लिए या विद्युतिकी के लिए गाउस का नियम। विद्युतिकी के लिए गाउस का नियम क्या है समझ लीजिएगा, एक लाइन का। किसी, मैं लिख दे रहा हूं, किसी गाउसियन पृष्ठ से बद्ध नेट विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा घिरे आवेश का 1/ε0 या नॉट गुना होता है। अकॉर्डिंग टू
गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, किस पे गाउस लॉ लगाएंगे? गॉसियन सरफेस पे। ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस क्या होता है वो डिस्कस कर दिया। किसी, इस नियम के अनुसार किसी गॉसियन पृष्ठ से बद्ध नेट विद्युत फ्लक्स जो होगा, उस पृष्ठ के द्वारा जितना आवेश घिरा होगा, उसके अंदर जितना आवेश कवर होएगा, उस आवेश का 1/ε0 या ε0 गुना होगा। जबकि वो आवेश किसके इनसाइड है भाई? गॉसियन सरफेस के अंदर है, वैक्यूम में, वैक्यूम पे। सो फाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? सिग्मा लिख देंगे। सिग्मा मीन्स गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि आवेश किसी माध्यम में स्थित होगा, उसको गॉसियन पृष्ठ से घेरेंगे, तो तब यहां पर के भी लगाएंगे, या सिंपली इसको फाई इज इक्वल टू, आप ऐसा भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू मीन्स टोटल चार्ज है। ये 17वीं चीज आ गई भाई। देखो, इससे पहले हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा, इन दोनों, ये दोनों चीजें सिमिलर हैं। कौन कौन? इससे पहले हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई डी ए कॉस थीटा। एक तो ये पीछे पढ़ दिया। किसी तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, वो अधिकतम होगी कि 0 होगी कि वो माइनस होगा, वो पीछे पढ़ लिया है। और दूसरा फाई बराबर, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, किसी तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत फ्लक्स हुआ। और ये हुआ गाउसियन अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गाउस। गाउस के अकॉर्डिंग क्या है विद्युत फ्लक्स? यही फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों चीजें एक ही है भाई, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैक्सिमम फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो क्या लिख देंगे? ई ए। सो ई ए इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू अपॉन मैक्सिमम, ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये गाउस का नियम है। क्या? गाउस का नियम यह है कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ऐसे लिख देंगे। ये दोनों का अर्थ एक ही हो गया। अब हम क्या करते हैं? कूलाम्स लॉ से इस गाउस के नियम को प्रूफ कर देते हैं। लगे हाथ बिल्कुल। देखिए, ये देखिए भाई, मान लें हमारे पास एक बिंदु पर कोई आवेश है Q। सपोज ये पॉजिटिव है, चलिए, या तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, यह आवेश है। इस आवेश को, क्योंकि हमको गॉस का लॉ प्रूफ कराना है, गॉस का नियम का सत्यापन करना है, किससे करना है? कूलाम के नियम से। इस आवेश को किसी आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ से बंद कर देते हैं। ये बंद कर दिया भाई। इस आवेश को किससे इनक्लोज्ड कर दिया? आर रेडियस के स्पेरिकल सरफेस से इसको क्लोज्ड कर दिया। कि कोई बात समझ में आ गई भाई? गॉस की प्रमेय पढ़नी है तो आवेश को सबसे पहले हमको बंद करना पड़ेगा, मतलब गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस पे मैं एक छोटा सा एरिया लेता हूं, इतना। चलिए, ये एरिया है सपोज डी ए। इस गॉसियन पृष्ठ के पर मैंने एक बिंदु लिया पी। इस बिंदु का क्षेत्रफल कितना है? डी ए। और इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहां को हो गया? इधर को।
तो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन किधर को होगी? बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक हो गया। अब हमने गॉस की प्रमेय प्रूफ करनी है, तो फाई इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूफ करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा। तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? माना प्लस क्यू आवेश को आर त्रिज्या के गोलीय, बस थोड़ा सा लिख रहा हूं, एक लाइन, गोलीय गाउसियन पृष्ठ के द्वारा बंद किया गया है। या ऐसा लिख सकते हो कि प्लस क्यू आवेश आर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र में स्थित है। एक ही बात है। अब देखिए, तो गाउसियन पृष्ठ के किसी बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स वाला विद्युत फ्लक्स, ध्यान से देखिएगा, पीछे विद्युत फ्लक्स पड़ा हुआ है, डी फाई सूक्ष्म फ्लक्स होगा। गोलीय गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु P से कितना फ्लक्स गुजरेगा? डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, सॉरी ई डॉट, इसी को लिख दीजिए ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए, पड़ा हुआ है फ्लक्स, किसी तल से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। यहां पर देखिए, इसको यदि हम बिंदु आवेश माने, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई हमने निकाला हुआ है, और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से इस बिंदु की ओर होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर को होगी? इधर ही को होगी। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर की दोनों की दिशाएं क्या होगी? एक ही होगी। तो क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण बना? थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों एक ही दिशा में है। यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। सो डी फाई इज इक्वल टू ई डी आ गया भाई। फर्स्ट स्टेप आ गया। ये किसी एक बिंदु से गुजरने वाला फ्लक्स है, डीए एरिया से गुजरने वाला है। अतः गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस फाई कर देंगे इज इक्वल टू, क्या करेंगे भाई? इसका इंटीग्रल कर देंगे। अरे इसका इंटीग्रल कर देंगे क्या? वेक्टर ई डॉट, अरे इसका इंटीग्रल ये ई डी, और परंतु इंटीग्रल तो करेंगे कैसा? क्लोज्ड सरफेस। ये देखो ऐसा जरूर लगाओगे, ई डॉट डी या वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, इसका इंटीग्रल कर रहे हैं। अरे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ये इतना ई डी आ गया, तो ये आ गया फाई इज इक्वल टू कितना? ई तो बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट, इंटीग्रल डी ए ऑफ क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ का एक सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे।
तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू, यहां देखिए इंटीग्रल ऑफ दिस क्लोज सरफेस का टोटल एरिया का इंटीग्रल ये आ जाएगा ए का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। अरे भाई गोले का पृष्ठीय, गोलीय ये सरफेस है कि नहीं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अभी मैं ए लिख रहा हूं, इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू ए हुआ ए, और ए इज इक्वल टू कितना हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। एच बिंदु आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एफ। इसको चलिए नंबर 2 करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट निर्वात में है तो के मत लिखिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नंबर 3 कर दीजिए इसको यहां। अब 2 में ई और ए का मान रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, क्या आ गया भाई, ई की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर इंटू ए 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन गाउस की प्रमेय फ्रॉम कूलम्ब से। यदि ये आवेश किसी माध्यम में होता तब फाई इज इक्वल टू क्या लिखते, फाई इज इक्वल टू तब लिखते क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। एक ही बात है, वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन नॉट। भाई कूलम्ब्स लॉ से हमने क्या कर दिया, गाउस लॉ को प्रूफ कर दिया। क्योंकि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलम्ब का नियम है, जब हमने वहां स्टडी करी थी। अब हम इसका ठीक उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, गाउस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करेंगे, ठीक इसका उल्टा। जैसे आपने क्रिया प्रतिक्रिया पढ़ी, एक्शन एंड रिएक्शन पढ़ा, एक्शन का रिएक्शन होता है, हमने प्रूव यहां पर करा कूलम्ब के नियम से गाउस का नियम। अब हम इसका उल्टा चलेंगे अगले लेक्चर में कि गाउस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को भी प्रूव करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।